मेरा नाम डॉक्टर उदेशा है और मुझे लगता है कि काफी लोग यहाँ पे हैं जो यूट्यूब देख के हुए आए हैं और कुछ आइडियाज क्लियर है आपको और बाकी तो यहाँ पे 3 दिन में काफी कुछ क्लियर होगा। शुरुआत करते हैं कि ये रिट्रीट का पर्पस क्या है, मतलब जो भी हम लोग ये इवेंट्स करते हैं साई करुणा मिशन में, इसका पर्पस क्या है। एक होता है कि रियल लाइफ जीना, एक होता है रेफरेंस लाइफ जीना। ये दो में बहुत फर्क है। रियल लाइफ में कैसा है कि हम अपनी ट्रूथ या अपनी जो ओरिजिनल पर्सनालिटीज है उसके साथ जीते हैं, और रेफरेंस लाइफ ऐसी होती है कि इन्हें जैसा पसंद है वैसे मैं जीऊंगा, आपको जैसा पसंद है वैसे मैं जीऊंगा। फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे बिजनेस क्लाइंट्स हैं, उनको जो खुशी मिलती है, हम एक रेफरेंस लाइफ जीते हैं। दैट इज अनरियलिस्टिक लाइफ, इज इट राइट। तो इश्यू क्या होता है कि जब भी हम रियल लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है, और जब उनकी खुशी के हिसाब से हम जिंदगी जीते हैं तो वो खुश होता है, लेकिन हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इज इट राइट। दो पॉसिबिलिटी है। हम ऑरा स्कैन जब आपका करते हैं तो आपको बताते हैं कि रियल लाइफ में आप कहां गड़बड़ कर रहे हो और रेफरेंस लाइफ में कहां गड़बड़ कर रहे हो। रियल लाइफ में कहां गड़बड़ करते हो मैं आपको समझाता हूं। हम अपनी कुछ थियोरी से चलते हैं, हम अपनी कुछ बिलीफ सिस्टम से चलते हैं, हम अपनी कुछ मान्यताओं से चलते हैं, हम अपने कुछ एक्सपीरियंस के हिसाब से चलते हैं, हम अपने कुछ फैमिली कल्चर से चलते हैं, रिलीजन कल्चर से चलते हैं, संस्कारों से चलते हैं, और कहीं ना कहीं हमें लगता है यही रियल है, यही सत्य है, राइट। और सामने वाले के कल्चर्स अलग है, संस्कार अलग है, उसकी अपग्रेडिंग अलग है, उसके एक्सपीरियंसेस अलग है, तो वो हमसे अनकंफर्टेबल हो जाता है। इज इट राइट। और पूरी लाइफ हमारी स्ट्रगल होती है कि मैं खुद को सुधारूं या उससे सुधारूं। पूरी लाइफ की स्ट्रगल नॉर्मली ऐसी होती है। हम कोशिश करते हैं दूसरे को सुधारने के लिए, बिकॉज खुद को सुधारना बहुत मुश्किल है। खुद की जो ओरिजिनल पर्सनालिटी को चेंज करना, इट्स नॉट सो इजी जॉब। इज इट राइट। क्योंकि उसी से हमारा एक स्ट्रक्चर बना है, एक साइकोलॉजी, एक ह्यूमन साइकोलॉजी बनी है हमारी, राइट। मुझे बहुत मुश्किल हो गया कि जब मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ के ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आना था, बिकॉज वो मेरी एक पर्सनालिटी बन गई थी। लोगों ने कहा ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, ये मेडिसिन देता है, ये सर्जरी करता है, इसने आईसीयू में काम किया है, इसने गायनेकोलॉजी का काम किया। तो वो पर्सनालिटी को डिसॉल्व करने में ना मुझे काफी समय लगा, अपनी ही रियल पर्सनालिटी को चेंज करने में। इज इट राइट। तो हम लोग भी जो है, स्पेशली अभी फीमेल्स हैं, शादी के पहले एक अलग पर्सनालिटी है, शादी के बाद एक अलग पर्सनालिटी है, शादी के पहले एक अलग कल्चर है, शादी के बाद एक अलग कल्चर है। बिफोर द मैरिज हम पेरेंट्स के संस्कारों से चलते हैं, आफ्टर द मैरिज हम इन लॉज के संस्कारों से चलने की कोशिश करते हैं। तो ये फ्रिक्शन आता है हर एक लाइफ में, राइट। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो हम यहाँ 3 दिन सीखने वाले हैं, चाहे बेसिक, एडवांस, पीएलआर थेरेपिस्ट जो भी है, उसमें हम करेक्शन सीखेंगे कि करेक्शन कहाँ करना है। और जब यहाँ से कोई 30% करेक्ट होके जाएगा, कोई 50% करेक्ट होके जाएगा, कोई 70% करेक्ट होके जाएगा, तो उसके बाद उसकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। उसको उन्हीं लोगों के साथ जीना बहुत आसान हो जाएगा, और यही तो हम चाहते हैं। बिकॉज जीना तो उन्हीं के साथ है, उन्हीं फैमिली मेंबर के साथ, उन्हीं चार दीवार में जीना है। वही रिलेटिव्स है, वही प्रोफेशन है, और वही हमारे क्या कहते हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड सर्कल्स हैं, है ना, सब कुछ वही तो है। हम कहाँ चेंज कर पाएंगे इतना इजीली। तो यहाँ पे आपकी रिफाइनिंग होगी, यहाँ पे आपकी ट्यूनिंग होगी, यहाँ पे आपके ऑरा में कहाँ कंजेशन है, कहाँ ब्लॉक्स है, वो हम देखेंगे। और हमारे साथ जो सुनील सर आए हैं पूना से, जो काफी साल से मेडिकल एंड स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें गाइड करते हैं, उनका एक ईएसटेक्स फुल बॉडी स्कैन मशीन यहाँ पे लाए हैं। तो वहां पे हम आपके पैरामीटर्स को भी चेक करेंगे कि कहाँ पे आपके किडनीज के इश्यूज हैं, हार्मोनल इश्यूज हैं, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में ब्रेन के इश्यूज हैं, बिकॉज मेडिकल इश्यूज भी तो आपको ठीक करने के लिए, राइट। फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी करने के लिए फिट तो रहना चाहिए कि नहीं। आपकी इच्छा होगी मुझे इसकी मदद करनी है, लेकिन आप फिट ही नहीं हो, मदद नहीं कर पाओगे, तो सामने वाला मिसअंडरस्टैंड करेगा कि आपको मेरे मदद करनी नहीं है, आप सिर्फ बोल रहे हो। इज राइट। नॉर्मली ऐसा ही होता है। बट इफ यू आर फिट यू कैन डू एनीथिंग। तो इसलिए आपको फिटनेस के लिए सुनील सर हेल्प करेंगे, और आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी को करेक्शन करने के लिए शीतल और निशा मैडम आपको हेल्प करेंगे।
कि कहाँ आपके ऑरा में आपको करेक्शन लाना है। इज इट राइट? सो इट इज वेरी क्लियर। बाकी एक चीज समझना है यहाँ पे कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि साधु संत बनना, ब्रह्मचार्य बनना, हिमालय पे जाना, संसार छोड़ देना, ये बात नहीं है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का मतलब है यूनिवर्सल लॉ को फॉलो करना है। तो हमें रिलीजन के लॉ समझाए, हमें अपने परंपराओं के कायदे नियम समझाए हमारे फैमिली मेंबर पेरेंट्स ने, लेकिन किसी ने स्पिरिचुअल लॉज नहीं समझाए। स्पिरिचुअल लॉज वो होते हैं जो आत्मा के स्पिरिट्स के लिए कॉमन होते हैं। उसमें आप अगर गुजरात में रहते हो, मैं महाराष्ट्र मुंबई में रहता हूं, उसमें वो फर्क नहीं आना चाहिए। आप इंडिया में रहते हो या आउट ऑफ इंडिया में रहते हो, उसमें फर्क नहीं आना चाहिए। आप हाउस वाइफ हो या जॉब करते हो, उसमें फर्क नहीं आना चाहिए। वो यूनिवर्सल लॉ सबके लिए सेम होते हैं। इज इट राइट? और वही लॉ अनफॉर्चुनेटली हमें ना स्कूल में समझाया, ना घर वालों ने समझाया, और ना कोई किसी गुरु ने समझाया। बिकॉज गुरु ने भी किसी धार्मिक क्रिया को समझाया, धार्मिक कल्चर को हमें समझाया। तो कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है कि मैं किसको फॉलो करूं? हमेशा माइंड का कंफ्यूजन कहां पे है, किसको फॉलो करूं? अपने पेरेंट्स के कल्चर को फॉलो करूं, रिलीजन के कल्चर को फॉलो करूं, या एजुकेशनल सिस्टम को फॉलो करूं, या अपने आप को खुश करने के लिए जो मेरी अपनी बिलीफ सिस्टम है उसको मैं फॉलो करूं? कंफ्यूजन हमेशा ही है। तो मैं आप लोगों से सब एक ही चीज कहता हूं कि अगर हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं, हम 3 दिन अगर यूनिवर्सल लॉ समझेंगे और उसी को फॉलो करेंगे, तो 3 दिन ना आपके यहाँ रिलेशन सबके साथ बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। आपको लगेगा यही मेरी फैमिली है। तो धीरे धीरे आपको अपने फैमिली मेंबर्स को हीलिंग करनी है यहाँ बैठे बैठे, ताकि वो भी यूनिवर्सल लॉ को समझे, कायदे नियम को समझे, जो आत्मा के नियम है ना। और जब वो समझेंगे आपकी हीलिंग के वजह से, तो आप घर पे जाने के बाद भी इसी तरह से अच्छे से रह पाओगे जैसे यहाँ पे रहने वाले। समझे ना? तो ये होता है कि रियल को यहाँ पे समझना, रेफरेंस समझना, और वहां जाके उसको अप्लाई करना घर पे जाके। तो लोग कहेंगे भाई पहले तुम्हें बहुत गुस्सा आता था, पहले तुम्हें बहुत जेलसी थी, इनसिक्योरिटी थी, अभी तुम्हारी कम हो गई है। इसका मतलब आपकी फाइन ट्यूनिंग हो गई है, आपके ऑरा में कुछ तो चेंजेस आए। इज राइट? और स्पेशली जो लोग यहाँ रिपीटर्स हैं, जो बार बार रिट्रीट्स में अलग अलग जगह पे आते हैं, वो ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, वो ज्यादा समझ पाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी काफी हद तक वो अपने आप को चेंज कर चुके हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, वो समझेंगे कि जब हम यहाँ पे स्पिरिचुअल लॉस के हिसाब से चलते हैं, तो हमारा अंदर का ऑटो करेक्शन शुरू हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ऑटो पायलट ब्रेन। ऑटो पायलट ब्रेन का मतलब क्या है? अब तक हम अपने सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के हिसाब से चल रहे थे, गलत सही कुछ भी है, लेकिन चल रहे थे। लेकिन जब इसको यहाँ पे हम करेक्शन करेंगे, शक्तिपात करके, साइकिक सर्जरी करके, रिग्रेशन करके, तो हमारा ऑटो पायलट चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे ये जब मोबाइल लिया था, इसका एक सॉफ्टवेयर पहले दिया गया था। जैसे हमने उसको ऑन किया तो उन्होंने कहा कि न्यू सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल, प्लीज कनेक्ट टू द वाईफाई। तो जैसे वाईफाई हमने कनेक्ट किया तो नया सॉफ्टवेयर आ गया, तो पुराना वाला गायब हो गया। तो यहाँ का वाईफाई का मतलब है आपको आपके गॉड गॉडेसेस से कनेक्ट करवाया जाएगा। फिर वो शिव जी है या दुर्गा माँ है या जो भी है, उनसे कनेक्ट करवाया जाएगा। और जब वो कनेक्शन आपका बनेगा, और फिर आपका अपडेट होगा, यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर एक लेवल आगे जाएगा, आपका वर्जन चेंज होगा यहाँ पे। इज राइट? जब न्यू वर्जन के साथ घर पे जाओगे ना, तो आपका लाइफ स्मूथ हो जाएगा, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, हेल्थ, सब कुछ आपका स्मूथ हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब स्पिरिचुअलिटी को अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है, एक नया वर्जन बन के जाना है। अब होता क्या है, मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूं, मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस से, कुछ लोग है ना, इस पावर को, इस सिस्टम को सिर्फ प्रोफेशनली यूज करते हैं। कुछ लोग इस स्पिरिचुअल नॉलेज को या स्पिरिचुअल पावर को रिलेशनशिप को सुधारने के लिए यूज करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए यूज करते हैं कि भाई बस मेरे आत्मा को एक आगे के लेवल पे ले जाना है। लेकिन मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि स्पिरिचुअल चीजों को होलिस्टिकली अप्लाई करो, सभी चीज के लिए अप्लाई करो, सिर्फ एक चीज के लिए मोनोटोनसली अप्लाई मत करो। काफी टैरो रीडर्स है, काफी एस्ट्रोलॉजर्स है, वो लोग इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद, बस प्रोफेशनल बन जाते, बहुत पैसा कमाते, नाम कमाते, अंदर कोई चेंज नहीं आता है उनके।
अभी भी गुस्सा इतना है, अभी भी इरिटेशन इतना है, छोटी छोटी बात में भड़कना, ये मतलब अनकंफर्टेबल होना, मतलब कहाँ चेंज आया है? कुछ भी चेंज नहीं आया उनके अंदर। लेकिन होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, और ये हमारे साई करुणा मिशन का एक स्पेशलिटी है कि हम इंटीग्रेशन ऑल द सब्जेक्ट्स करते हैं ताकि आपको होलिस्टिकली ठीक कर पाए। होलिस्टिक का मतलब है बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे, इमोशन लेवल पे, सोल लेवल पे चेंज होना। दिस इज होलिस्टिक अप्रोच। समझ में कि नहीं? अब काफी बार हम कहीं योगा सीखने जाते तो सिर्फ बॉडी लेवल पे सिखाते, काफी जगह मेडिटेशन सीखने जाते तो सिर्फ माइंड को फिर वो लोग परफेक्ट करते हैं, मोटिवेशनल ट्रेनर बनाते हैं, एंटरप्रेनर बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप पूरे होलिस्टिकली ठीक होके जाओगे। कुछ आपकी क्वांटम मेमोरीज है बॉडी की, वो ठीक होगी। कुछ आपका माइंड ठीक हो जाएगा। कुछ आपके सोल लेवल के क्लियरेंस हो जाएंगे कर्मा के। कुछ आपके इमोशनल क्लियरेंस हो जाएंगे। तो मुझे लगता है ये होलिस्टिकली आपको बहुत फायदे करेगा। लेकिन यहां जाने के बाद होलिस्टिकली उसको अप्लीकेशन भी करना है। सिर्फ करेक्शन माइंड बॉडी सोल लेवल पे नहीं, फिर यूनिकली मत लेके जाना यहाँ पे कि यहाँ जाने के बाद बस मुझे समझ में आया, अब मैं ये न्यूमरोलॉजी करूंगी, अब मैं ये करूंगा, ऐसे मत करना आपसे। इज राइट? तो वो फिर कैसा होगा ना, आपका प्यूरिफिकेशन नहीं होगा, आपका सोल आगे के लेवल पे नहीं जाएगा। इज राइट? अब लास्टली मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। मतलब समझ में कैसे आएगा कि मेरे अंदर बदलाव आया है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। हर बार तो आप ऑरा नहीं कराओगे, आप 3 महीने 6 महीने में आओगे हमारे पास ऑरा कराओगे, तब आपको समझ में आएगा आपके अंदर चेंजेस क्या आया। लेकिन कैसे समझ में आएगा कि जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्रैक्टिस सही में हमें फायदे दे रहा है कि नहीं, हमारे अंदर फर्क आ रहा है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सॉल्यूशन बताता हूं कि सबसे बेस्ट है ना, आप अच्छे ऑब्जर्वेंट बन जाओ। अपने आप की हर मूवमेंट को चेक करो कि कल इसी परिस्थिति में मैंने कैसे रिएक्ट किया था, आज यही परिस्थिति में मेरे कैसे लग रहा है, कल इसी इंसान के साथ मेरी बन नहीं रही थी, आज इसी इंसान के साथ मेरी कैसी बन रही है। कल पैसे कमाना मेरे लिए बहुत स्ट्रगलिंग था, आज पैसे कमाना मेरे लिए कितना इजी हो गया। कल मुझे ये चीजें याद नहीं रहती थी, आज मुझे चीजें बहुत अच्छे से याद रह रही है। कल मुझे नींद नहीं आ रही थी, आज मुझे नींद बहुत अच्छी आ रही है। कल मुझे ये खाना पसंद नहीं था, अब मुझे लग रहा है खाना मैं खा सकती हूँ, भले पसंद नहीं है लेकिन खा सकती हूँ। देखो ये फर्क समझ में आ रहा है? वो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन जो होता है ना, एकदम जिसको बारीक ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ये आपका पैरामीटर है। ठीक है कि नहीं? मतलब कल आप बोलोगे कि मैं इस भगवान को मानती थी, दूसरे के भगवान मंदिर में नहीं जाती थी, अब मैं जाने लगी हूँ। मुझे समझ में नहीं आता वो कौन भगवान क्या है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। इज राइट? कल तक मैं ये सब्जी खा ही नहीं रही थी, लेकिन अभी मुझे लगता है ये सब्जी खाने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। कल मुझे उससे एलर्जी थी, अब मुझे इससे एलर्जी नहीं हो रही है। कल मुझे उस चीज से बात से बहुत गुस्सा आ रहा था, अब मुझे उस बात से गुस्सा नहीं आ रहा है। कल मेरे पास पैसे नहीं थे तो मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, अब मेरे पास पैसे आज भी नहीं है लेकिन अभी मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। कल मुझे डिप्रेशन हो रहा था बीच बीच में, अभी मुझे डिप्रेशन जैसा नहीं हो रहा है। समझ में? ये जो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है ना, ये बहुत जबरदस्त है। हमने यहाँ पे आने के बाद पहले हमने एक्सटेंशन कॉर्ड लगाया और सब चीज को कनेक्शन दिया। उसके बाद हमने लैपटॉप प्रोजेक्टर को कनेक्ट किया। उसके बाद हमने प्रोजेक्टर चालू किया। चालू होने के बाद समझ में आया कि इसको थोड़ी फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है क्योंकि ब्लर्ड विजन आ रहा था। तो जैसे जैसे हमने उसको ट्यूनिंग की, समझ में आया इसके लेंस में प्रॉब्लम है, हमने इसकी लेंस क्लीनिंग करना शुरू कर दी। मतलब आप सोचो ये जो टेक्निकल काम हम करते हैं ना, यही स्पिरिचुअल काम आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। कनेक्शन करना है मल्टीपल लोगों के साथ, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। कल तक उसके साथ बात नहीं कर रहे थे, अभी मैंने बात करना शुरू कर दी। अब मेरा फाइन ट्यूनिंग होना है, अब मेरे लेंसेस क्लीन करने, अब मेरे उसकी जो दृष्टि थी उसको देखने की वो चेंज हो गई। कल तक मैं उसे बदमाश मान रहा था, गलत मान रहा था, अब मैं उसको अच्छा मान रहा हूं। मतलब समझ में आ रहा है? जो इलेक्ट्रिकली हमने यहाँ पे सिस्टम सेट की कि पहले साउंड क्लियर नहीं था तो मैंने इनको कहा इसकी बैटरी चेंज करो, तो उन्होंने इसकी बैटरी चेंज की। इज इट राइट? तो हम भी अपने चक्र की बैटरी चार्ज करेंगे, चक्र मेडिटेशन करेंगे, हम भी अपनी कुंडलिनी को चार्ज करेंगे। इज इट राइट? मतलब आप सोचो हम स्पिरिचुअलिटी को कितना पैरेलली अप्लाई करते हैं टेक्नोलॉजी में। आप किचन में भी ऐसे अप्लाई कर सकते हो, अपने खाने में अप्लाई कर सकते हो, बर्तन क्लीन करने में या टेस्ट में कि भाई कल कितने मसाला ज्यादा डाल रहे थे, अब कम मसाले से भी मेरा काम चल रहा है।
कल मुझे नमक शक्कर ज्यादा चाहिए थी, आज कम हुआ है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये चीजें पैरामीटर है आपकी, ये यूनिट्स है जहां से पता चलेगा। कल वो मुझे गुस्सा कर रहा था तो मुझे भी गुस्सा आ रहा था, अब वो सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो मुझे दया आ रही है, बेचारे क्यों गुस्सा कर रहे हैं, कोई फायदा तो है नहीं। ये पैरामीटर है। इज इट राइट? कोई बड़ी सिद्धियां प्राप्त नहीं करनी है, कोई बड़ा सर्टिफिकेशन यहां से आपको नहीं मिलने वाला है, और ना इस दुनिया में कोई किसको बड़ा सर्टिफिकेशन दे सकते हैं। राइट? सर्टिफिकेशन हमें अपने आप को देना चाहिए हर मोमेंट में, कि कल मुझसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, आज मैं 3 घंटे से नहीं खाए तो भी चल रहा है, कल मैं रात को सोई नहीं लेकिन आज मैं अभी भी फ्रेश हूं, ऐसा लगना चाहिए। इज इट राइट? मतलब कल जो छोटी छोटी चीज से मुझे इरिटेशन हो रहा था ना, अब ये छोटी छोटी चीज धीरे 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 कम होने लगी है। तो आपके बॉडी के जो सेल्स है ना, डब्ल्यूबीसी सेल्स है, आपके लिम्फोसाइट सेल्स है, ये ना सेल्स रिएक्ट कम करेंगे, और जब ये रिएक्ट कम करेंगे ना, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। समझ में कि नहीं? कल तक आपका माइंड रिएक्ट कर रहा था, आपके इमोशनली आप अफेक्ट हो रहे थे, तो आपके बॉडी के सेल्स डैमेज हो रहे थे, तो इसके वजह से आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होना, आपको किडनी स्टोन होना, ये सारी चीजें ना, इनफर्टिलिटी, ये सारी चीजें क्या है, ये हमारे माइंड और इमोशंस के वजह से ही बॉडी में क्रिएट किए गए। लेकिन जैसे जैसे ये आपके अनवांटेड थॉट्स इमोशंस क्लियर हो जाएंगे, आप देखना, अरे अब तो मेरी हेल्थ ठीक हो रही है, कल तक पैसा नहीं आ रहा था, अब सामने से पैसा आ रहा है, सामने से जॉब आ रहा है, सामने से लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, मैं तो वही हूं। लेकिन ये कहाँ पे, ये ट्यूनिंग में फर्क है। जैसे ये लेंस का कैसा ट्यूनिंग में फर्क हो गया कि नहीं? इज इट क्लियर? अगर मैं ये ईयरबड्स के बगैर ये रिकॉर्डिंग करता ना, तो आवाज इतना नहीं जाता, लेकिन इसके वजह से ना, ये दोनों सेम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दोनों एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, तो दोनों में सिंक्रोनिसिटी बहुत जबरदस्त है। तो हम भी फैमिली मेंबर्स है ना, भगवान की एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन सिंक्रोनिसिटी नहीं है दो लोगों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, बच्चे पेरेंट्स के बीच में सिंक्रोनिसिटी नहीं है। प्रोडक्ट तो सेम है कि नहीं, सेम कंपनी से आए हम लोग। इज इट राइट? बायोलॉजिकली शायद थोड़ा फर्क होगा, डीएनए थोड़ा फर्क होगा, लेकिन सोल का तो ओरिजिन सेम है कि नहीं? तो आपको क्या करना है, जब आप उस सोल के लॉ को फॉलो करोगे तो सिंक्रोनिसिटी आ जाएगी। इज इट राइट? आप दोनों का ओएस सेम हो जाएगा। अब क्या होता है, ये ओएस अलग है, इसका एंड्रॉइड अलग है, सैमसंग का या दूसरे का, तो उसमें सिंक्रोनिसिटी नहीं होती, यूजर फ्रेंडली नहीं होता। क्या होता है, रिजेक्शन हो जाता है, ये इसकी फाइल को एक्सेप्ट नहीं करता, वो इसकी फाइल को एक्सेप्ट नहीं करता। इज इट राइट? लेकिन सेम इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट करता है कि नहीं? अब यहां ऑडियो चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है, लाइव चल रहा है, यहां वीडियो चल रहा है, यहां ऑडियो चल रहा है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट सेम है, एक ही इंस्ट्रूमेंट से दो ऑपरेट हो रहे हैं। दिस इज सिंक्रोनिसिटी। मतलब हमारा हस्बैंड के साथ भी इतनी बनती है, बच्चे के साथ भी इतनी बनती है, मदर इन लॉ के साथ भी इतनी बनती है, वाइफ के साथ भी इतनी बनती है। मतलब हर चीज ऐसी सिंक्रोनिसिटी होनी चाहिए सब में। कहीं पे भी आपकी किसी के साथ नहीं बनती है, वहां पे आपके बॉडी के अंदर तनाव है, स्ट्रेस है, टेंशन है, स्ट्रेन है, और यहीं पे आपके ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं, उसके अंदर जो ल्यूमिन होता है ना, इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। तो किसी को एथेरोमा हो जाता है, किसी को स्क्लेरोसिस हो जाता है, किसी को फैटी लिवर हो जाता है, बिकॉज रेजिस्टेंस है कहीं ना कहीं। इज इट राइट? ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है अच्छे से। लेकिन जब आप ये अपने बिहेवियर पैटर्न को, ह्यूमन साइकोलॉजी को चेंज करोगे ना, आपका ब्लड फ्लो बहुत जबरदस्त होगा, डाइजेशन फटाफट हो जाएगा, आपको नींद सोए तुरंत आ जाएगी, जब उठना है तो फ्रेश उठोगे, ऐसा नहीं मुझे 8 घंटे की नींद चाहिए चाहिए, 3 घंटे भी मिले तो भी इनफ हो गए। राइट? तो ये होता है कि माइलेज बढ़ाना। पहले कैसे था कि गाड़ियां सिर्फ पेट्रोल पे चलती थी, अब देखो बैटरी पे भी चल रही है, ये कुछ नया आया कि नहीं? तो कल तक कैसे था, हम गुरुओं के एनर्जी से चल रहे थे। अभी जब से ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से आए ना, तो गुरु कहीं दूर भी है या गुरु नहीं भी है ना, तो भी हम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से अपनी बैटरी सेल्फ चार्ज करते हैं और उससे अपनी गाड़ी चलती है। डिफरेंस समझे? तो स्पिरिचुअलिटी आपको इंडिपेंडेंट करता है। ये बैटरी की गाड़ी ना पेट्रोल से इंडिपेंडेंट कर दिया, डीजल से इंडिपेंडेंट कर दिया। तो हम आपको यहाँ पे कैसे सेल्फ चार्जिंग होना है ये आपको सिखाएंगे। तो यहां से जाने के बाद ऐसा नहीं 6 महीने हुए गुरु को नहीं मिले, 1 साल हुआ गुरु पूर्णिमा में नहीं गए, ऐसा आपको नहीं लगेगा। जब भी बैठो, कहीं पे भी बैठो, आप रेलवे स्टेशन पे
या कहीं पे बस स्टेशन पे है या एयरपोर्ट पे अपनी सेल्फ चार्जिंग कर सकते हो। आप किचन में अपने कुछ कुकर रखा है, दूध अपने उबालने को रखा है, आप अपनी सेल्फ चार्जिंग कर सकते हो। उसके लिए कोई आसन नहीं चाहिए, कोई मुद्रा नहीं चाहिए, कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, कोई गुरु नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपकी सेल्फ चार्जिंग यहाँ सीखनी जरूरी है। अदरवाइज पहले के जमाने में कैसे था कि नहीं वहां जाएंगे तो ही हम चार्ज होते हैं, अदरवाइज हम डिस्चार्ज हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इज इट राइट? तो बॉडी की ट्यूनिंग विद द चक्रस, उसके बाद हमारे सारे इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं जो अनवांटेडली हम ही क्रिएट करते हैं और हम ही उसमें फंसे पड़े रहते हैं, दूसरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बताओ, आप अगर इमोशनली अफेक्ट हो ना, मैं आपके साथ 2 मिनट बैठूंगा, तीसरी मिनट तो मुझे भी इरिटेट होगा आपके साथ बैठने के लिए, राइट? आप चाहोगे नहीं मैं 10 मिनट बैठूं, मैं नहीं बैठ सकता हूं। मैं आपके वजह से मैं अपने आप को क्यों अफेक्ट करूं? आपका ऑरा अगर डिस्टर्ब है तो मैं आपके ऑरा में ज्यादा देर नहीं बैठ सकता हूं। इज इट राइट? तो सेम हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, सेम बच्चे और पेरेंट्स के बीच में होता है, सेम मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के बीच में होता है कि दोनों के ऑरा टकराते, फ्रिक्शन क्रिएट होता है। कहीं सिंक्रोनिसिटी नहीं है, कहीं वननेस नहीं है। तो जब आप ये सोचो, अगर आप सामने वाले को रेफरेंसली खुश कर रहे हो, दिल से खुश कर रहे हो, और उसकी खुशी में अगर आपको खुशी मिलती है, भले आप अपना इसमें कोई भी क्या कहते हैं लाइकिंग्स नहीं है, लेकिन सामने वाले को खुशी में आपको खुशी मिलती है, तो आपका ट्यूनिंग बहुत अच्छा होगा। इज इट राइट? और यही यहां पे सीखना है। मन को नहीं मारना है, सप्रेस नहीं करना है। ये सीखना है कि सामने वाले को मैं कैसे खुश करूं। जैसे एक मदर होती है ना, रात को 2 बजे में बच्चा उठा के बोलता है मुझे भूख लगी है, तो वो उठ के खाना बनाती है। दिस इज सिंक्रोनिसिटी। इज इट राइट? वो कंडीशन नहीं रखती है क्या रात को सुबह ही मैं तेरे को खाना बना के दूंगी, तू 4-5-6 घंटा सो जा, मैं जब उठूंगी तब ऐसा नहीं करेगी। तो ये जो अनकंडीशनल रिलेशनशिप्स है ना, ये यहाँ पे आप बहुत अच्छे से सीख लोगे करके कि टीम के साथ कैसे रहना, स्टाफ के साथ कैसे रहना, मदर इन लॉ के साथ कैसे रहना, फादर इन लॉ कैसे रहना, कजिन्स के साथ कैसे रहना, भाभीियों के साथ कैसे रहना। ये सब जो अलग अलग रिलेशन जहां तनाव चल रहे हैं ना हमारे, ये सब चीज खत्म हो जाएगी आपकी। और जब तक ये खत्म नहीं होती ना, मैं आपको सही बताता हूं, आपके अंदर गांठें बनती जाएगी, स्टोन्स बनते जाएंगे, ट्यूमर बनते जाएंगी, सिस्ट बनते जाएगी, क्योंकि किसी की तो इश्यूज को आपने पकड़ के रखा है, उसको रिलीज नहीं किया। आप बोल रहे नहीं मैं तो अभी उसको मिल भी नहीं रही हूं, मैं तो अभी उसके बारे में सोच भी नहीं रही हूं। ऐसा नहीं है, अंदर मेमोरी लॉक किया गया, एंकरिंग किया गया है। तो 10 साल, 15 साल, 20 साल हमने उसकी बातों को पकड़ के रखा है, तो उतना ब्लॉक क्रिएट किया अपने अंदर। तो उससे किसको फर्क पड़ता है मुझे बताओ? किसी को कैटरेक्ट हो जाता है, उसके मोतिया हो जाता है, किसी को किडनी स्टोन्स बार बार होते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाते हैं। जहां पे भी आपने पकड़ा है, एंगर को पकड़ा है तो आपको गॉल ब्लैडर स्टोन होगा, गिल्ट को पकड़ा है तो किडनी का स्टोन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपने कोई मटेरियल चीज का या रिलेशनशिप का इश्यूज को पकड़ा है तो आपको यूट्रस में फाइब्रॉइड हो जाएगा या फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाएंगे। ये सारी चीजें अंदर घाटे बनती कैसे हैं? बिकॉज यहाँ गांठ है, यहाँ गांठ है। हार्ट को फ्री करना है, माइंड को फ्री करना है, बॉडी फ्री हो जाएगी। इज इट राइट? तो आपको सिंबल सिखाया जाएगा, ज्योमेट्रिकल साइन सिखाई जाएगी, आपको मेडिटेशन सिखाए जाएंगे, आपको यहाँ पे बहुत अलग अलग थेरेपियां सिखाएगी, लेकिन वो अप्लाई करोगे और चेंज को एक्सेप्ट करोगे तो होगा। सिर्फ अप्लाई करोगे और चेंजेस को आने नहीं दोगे तो कोई फायदा नहीं है। मैंने काफी लोगों का देखा है, लोग बहुत रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते। अभी भी उनके रिश्तों में उतना ही तनाव है, अभी भी उनकी हेल्थ में इतने इश्यूज है, अभी भी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब लोग है ना, कोई कचरे निकालने के लिए भी ना, घर में से कोई कपड़ा है, बर्तन है, उसको निकालने के लिए भी 10 बार सोचते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक झटके में डिसीजन लो कि ये चीज निकालनी है, मतलब निकालनी है, मुझे माइंड से इसको फ्री करना है, मुझे ये इमोशंस को फ्री करना है, मुझे ट्रॉमा को फ्री करना है। रात गई बात गई, कल कुछ मूवमेंट अलग था, इस मूवमेंट में मुझे अलग से जीना है। इज इट राइट? 2 मूवमेंट जो होते हैं, 2 जो सेकंड्स होते हैं ना, 2 सेकंड के अंदर कहीं पे भी सेम चीजें नहीं होनी चाहिए, वही पैटर्न रिपीट नहीं होनी चाहिए, वही इमोशंस रिपीट नहीं होने चाहिए, वही थॉट रिपीट नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप उसको एनर्जी फीड कर रहे हो।
कंटिन्यूसली उसको फीड कर रहे हो। इज इट राइट? अब आप सोचो, आप घर से यहां पे आए हो तो आपका रूटीन चेंज हुआ कि नहीं यहाँ पे आने के बाद? इज इट राइट? तो जब घर से आने के बाद रूटीन चेंज होता है ना, तो घर की पैटर्न भी चेंज होती है। हम घर से बाहर ही नहीं निकलते, हमारे कंफर्ट जोन से नहीं निकलते कि नहीं हमें रेसिडेंशियल ही नहीं रहना, नॉन रेसिडेंशियल रहेंगे, ये पैटर्न नहीं टूटती है। नहीं, मैं घर वाले को नहीं छोड़ सकती हूँ, हमारे जाने के बाद उनका क्या हालत होगा, ये हम नहीं छोड़ सकते। ये सारी चीजें हमारे अपने अंदर ब्लॉक्ड है, सामने वाले को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोविड में कितने लोग ऐसे ही चले गए, हमने कुछ देर तक उसके लिए शौक मनाया, लेकिन वो तो चले गए। इज इट राइट? दुनिया रुकी क्या? बिल्कुल नहीं रुकी। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके अंदर वो चीजें, चेंजेस आने चाहिए। लास्ट रिट्रीट जब यहाँ पे हुई थी, कुछ यूएस के लोग आए थे जिनके लिए हमने ये रिट्रीट ऑर्गेनाइज किया। यहां से जाने के बाद उन्होंने 1.5 साल में इतनी अच्छी प्रैक्टिस की कि वहां पे मैं जब कैलिफोर्निया गया और उनकी मैंने प्रैक्टिस देखी, और वहां पे उन्होंने रिट्रीट ऑर्गेनाइज की कैलिफोर्निया में। बिकॉज यहां से सीखने के बाद वो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते गए, अपने अंदर चेंजेस लाते गए, तब जाके वहां हमारा इवेंट हुआ, हम अट्रैक्ट हुए और वो मैनिफेस्ट भी हुआ। इज इट राइट? तो यहां से जाने के बाद अगर आपके अंदर वो चेंजेस नहीं आएंगे, तो नेक्स्ट टाइम ना तो आप यहां पे आ पाओगे और ना तो हम आपके कोई एरिया में आ पाएंगे। इज इट? लोग छूटते क्यों हैं? उनकी ट्यूनिंग नहीं रहती है, खाली रहते हैं, बैठे रहते हैं। लॉकडाउन के बाद लोग खाली बैठे, लेकिन लोग 6 बजे के सेशन अटेंड नहीं करते। सोचते उसका क्यों अटेंड करूं, मेरे पास तो बहुत नॉलेज है, अब तो मैंने समझ लिया, बस यही करना है। ऐसा नहीं होता है। लाइव अटेंड करने से बहुत फर्क पड़ता है। उस टाइम पे हम ऑरा को एक्सपांड करते हैं, हम चैनलाइज्ड हो जाते हैं। तो उस टाइम पे उस ऑरा में शिफ्ट होना, चेंज होना बहुत जरूरी है। उसमें कोई नुक्स नहीं निकालनी है, उसकी कुछ कमियां कमियां नहीं निकालनी है कि इसकी तो टोनलिटी ऐसी है, इसके अंदर तो खुद के अंदर चेंजेस नहीं आया। सामने वाला कितना भी नेगेटिव रहे, हमें कोई लेना देना नहीं, वो कुछ तो पॉजिटिव दे रहा है, वो लेके हमारे अंदर बदलाव आना चाहिए। ये फाइनल हुआ, ये फाइनल हुआ कि सामने वाले आदमी ने भले कुछ भी अप्लाई नहीं किया जो वो सिखा रहा है, आप अप्लाई करो, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप देखो, ये जितने भी बच्चे आजकल जो पढ़ते हैं ना स्कूल में, इनकी टीचर ने क्या पढ़ा है? बीए किया, एमए किया, लेकिन ये बच्चे इंजीनियर करते हैं, एमबीए करते हैं। ये थोड़ी बोलते नहीं मेरी टीचर ने इतना पढ़ा है तो मैं भी इतना ही पढ़ूंगी, ऐसे बोलते हैं? हाँ, बिल्कुल तो नहीं बोलते ना। तो हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है। ये इंडियन आइडल में जो भी बच्चे गाना गाते हैं, डांस करते हैं, ये अपने सर से, गुरु से नेक्स्ट लेवल पे गए। उनके टीचर मास्टर कभी टीवी पे नहीं आए, लेकिन ये बच्चे नेक्स्ट लेवल पे गए। तो आप ये मत सोचना कि सामने वाला जो यहाँ सिखा रहा है क्या वो कौन से लेवल पे है, वो आपको जज नहीं करना है। आपको अपने नेक्स्ट लेवल पे जाना है। आप जिस लेवल पे आज हो ना, उसके नेक्स्ट लेवल पे जाना है। ये नहीं सोच रहे सामने वाला जो सिखा रहा है, मुझे लगता है इसमें तो खुद में गुस्सा है, तो मैं कैसे गुस्सा निकाल सकती हूँ। ऐसा नहीं है, उसमें खुद में डर है, मैं अपना डर कैसे निकालूंगी। उसके अपने इमोशनल इश्यूज चल रहे हैं, उसके अपने रिलेशन के चल रहे हैं, मैं कैसे निकालू। उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, बात खत्म हो गई। इज इट क्लियर? आप कितना उनसे निकाल सकते हो, ज्ञान निकाल सकते हो, उनकी एनर्जी ले सकते हो, अपने अंदर कितना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। सामने वाला कोई भी लेवल पे रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इट राइट? मंदिर का जो पुजारी होता है ना, अभी मैं लास्टली एक एग्जांपल देके क्लोज करता हूं। मंदिर का जो पुजारी होता है ना, वो साइकिल पे आता है। पुजारी होता है ना, वो साइकिल पे आता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन वो ब्लेसिंग ऐसी देता है ना कि लोग बीएमडब्ल्यू खरीदते हैं, बड़े बड़ा बिजनेस करते हैं। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते ये खुद साइकिल से आ रहा है, ये क्या मेरे को ब्लेसिंग देगा, मेरा क्या मैनिफेस्टेशन होगा। ऐसा नहीं है, वो छोटा जरिया है। अब ये जो पंडित लोग होते हैं, ये लोग खुद शादियां नहीं करते हैं, लेकिन ये जब शादियां करवाते हैं तो चलती भी है लोगों की। इज इट राइट? तो सामने वाला कौन से लेवल पे है ना, उसका क्या अनहील पार्ट है ना, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इज इट राइट? काफी बार हम बोलते हैं ना, सास को तो अक्कल नहीं है, बहू को सुधारनी चाहिए, बोलते कि नहीं? बच्चा तो इतना छोटा है, माँ बाप को सिखाने चला। ये आप ऐसे मत बोलना, सामने वाले का सोल लेवल आपको नहीं पता। और सामने वाला जो है वो गॉड का मैसेंजर है, वो आपको कहीं ना कहीं मैसेज देने आ रहा है। तो मैंने तो अपने लाइफ में ना एक चीज बहुत जबरदस्त ठान ली है, मैं आपको सच्ची बताता हूँ, अभी से नहीं,
जब मैं 12-13 साल का था ना, तब से मैंने एक चीज ठान ली है कि सामने वाला जो भी कुछ कर रहा है या जो भी कुछ बोल रहा है ना, शायद भगवान मेरे लिए उसने उसको भेजा है, वो मुझे मैसेज दे रहा है। तो मैं ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ उसको। ये नहीं सोचता हूँ ये तो खुद कुछ नहीं किया, ये इसने अचीव नहीं किया, ये मुझे क्या सिखा रहा है। कहीं तो कुछ कर रहा हूँ। मैं कभी स्टेशन पे जाता हूँ और अपनी शू पॉलिश करवाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कैसे पॉलिश कर रहा है, पहले कौन से लेयर लगाया, पहले कौन सा कपड़ा लगाया, उसने ब्रश कर भी लगाया, उसने बाद में कौन सा व्हाइट सॉल्यूशन लगाया। मैं पूरी इसकी सिस्टम रीड करता हूँ, उसको ऑब्जर्व करता हूँ। मुझे पता है इतना तो मैं नहीं कर सकता जितना वो कर सकता है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा ये कौन है मुझे सिखाने वाला, ये तो 10 रुपए लेके देखो रास्ते पे बैठा है, बूट पॉलिश कर रहा है, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो साइंटिस्ट हूँ। लेकिन नहीं, भगवान ने कुछ तो इस मोमेंट में मुझे ये सिखाया जो मैं नहीं कर सकता हूँ। इज इट क्लियर? नाउ यू गॉट द पॉइंट। तो प्लीज हर इंसान जो दुनिया में छोटे से छोटा भी है ना, उससे उसको इंपॉर्टेंस दो, और जब आप दोगे ना तो उसका वो इंपॉर्टेंस ले पाओगे। और जब आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं दोगे ना, तो उसकी सारी नेगेटिविटियां जो आप देखते हो ना, वो सही में आप में आ जाएंगी। सो ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे अर्जुन ने सिर्फ आंख देखी तो वो आंख को तीर मार पाए, ऐसे राइट। तो उस चीज को देखो कि इसमें क्या अच्छा है, इसमें क्या अच्छा है, इसमें मुझसे क्या अच्छा लेना है, इससे क्या अच्छा लेना है, बस ये चीजें देखो, बाकी कुछ भी नहीं है आपको। कुछ भी नेगेटिव चीजें हमें कोई लेना देना नहीं है। उसको सुधारने के लिए भगवान ने और किसी को रखा है, मुझे सुधारने के लिए इसको रखा है, ये सोच के चलो। तो डोंट गेट इरिटेड, ये कौन होता है बोलने वाला, इसकी क्या औकात है। हम नॉर्मली ऐसे बातें करते ना, पहले ये अपने आप को तो सुधारे फिर मुझे बताए। डोंट टेल दैट वे। ये सामने आया ना, ये इसने आपके ऑरा को एब्जॉर्ब किया और ये आपको गाइड कर रहा है, एक्सेप्ट कर लो। इसलिए काफी बड़े बड़े स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में ना कहते हैं कि सामने वाले को परमात्मा समझो, कहते कि नहीं, आपने भी शायद सुना होगा कि इसको भगवान समझो, इसको गुरु समझो। इसलिए ऐसे बोलते भी, कैसे हो महात्मा, ऐसे बात करते हैं, महात्मा कैसे हो। तो क्यों बोलते हैं, मीन्स दुनिया में जितने भी आपके आजू बाजू लोग हैं ना, ये सारे गॉड के मैसेंजर्स हैं, किसी ना किसी भगवान ने भेजा है आपको सुधारने के लिए। और अगर आप नहीं सुधरोगे तो कोई नहीं सुधार सकता, सच्ची मैं कह रहा हूं। इज इट राइट? तो प्लीज यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव रखो। अगर नेगेटिव चीजें कोई देख भी लेते हो ना, उसको कैंसल 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 3 बार करो, उसको आप हीलिंग करो, उसको आप ओम नमः शिवाय बोलो, किसी भी तरह से उसको डिसॉल्व करो। उसको लेके मत चलना प्लीज, प्लीज कभी लेके मत चलना। कहीं पे भी कोई भी चीज आपको नेगेटिव दिखती है ना, उसको वहीं पे न्यूट्रलाइज करके ही आगे जाना है, उस चीज को आपको लेके नहीं जाना है। आज अगर आपकी यहाँ पे आने तक की ट्रैवलिंग में किसी को भी प्रॉब्लम हुआ और वो बातें आपने दिमाग में रखी यहाँ बैठे, तो आप 3 दिन यहाँ एंजॉय नहीं करोगे। इज इट राइट? आपके घर में किसी ने ताने मारे रहेंगे कि इतना पैसा क्यों खर्च करके जाना है, क्यों घर से बाहर जाना है, तो वो इरिटेशन, वो एंगर लेके यहाँ नहीं बैठ सकते आप। रात गई बात गई, उन्होंने अपना जो भी अभिप्राय दिया बेस्ट था, बट मुझे पता है आई एम डूइंग माई बेस्ट। आपका यहाँ का टाइम इन्वेस्टमेंट, मनी इन्वेस्टमेंट, ये उनको नहीं पता कितना इंपॉर्टेंट है। उनके लिए शायद ये इंपॉर्टेंस आज रिट्रीट नहीं होगी, लेकिन आपको पता है आपकी कॉलिंग थी, इनर कॉलिंग थी। हमने आपको जबरदस्ती यहाँ नहीं किया। इज इट राइट? यू हैव फॉलोड योर हार्ट, यू हैव फॉलोड योर गॉड, यू हैव फॉलोड योर इनर इंस्टिंक्ट। तो आप इसलिए यहाँ पे हो, कोई एडवर्टाइजमेंट से अट्रैक्ट नहीं हुए, कोई मार्केटिंग से अट्रैक्ट नहीं हुए आप यहाँ। इज इट क्लियर? तो प्लीज गिव योर 3 days 100%। सोने में समय कम डालना, खाना भी थोड़ा यहाँ लाइट खाना, तो ज्यादा टाइम तक जगे रहोगे और हमारी बातें अच्छे से सुन पाओगे। थोड़े फैमिली के इश्यूज को दिमाग से थोड़े देर साइड में रखना, बीच बीच में अगर उसको लाओगे दिमाग में, तो यहाँ जो स्पीकर होता है उसकी बातें आप अच्छे से नहीं सुन पाओगे। इज इट राइट? क्योंकि 5 दिन की रिट्रीट जब हम 3 दिन में करते हैं ना, तो हम चीजों को रिपीट नहीं करते। और अगर आप उस टाइम पे अलर्ट नहीं हो, अवेक नहीं हो, अवेयर नहीं हो, तो काफी चीजें मिस हो जाएगी। ठीक है? तो पूरी तरह से शिद्दत से 3 दिन हमें देना, और इस 3 दिन के बाद जो भी आपको वहां जाके फॉलो करना है, ये आपकी अपनी डिसीजन है, आपकी चॉइस है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे हम आपको चॉइस बता सकते हैं, इज इट राइट? लेकिन वहां पे जाने के बाद हम नहीं बता सकते।
सो यू हैव टू टेक योर ओन कॉल। तो कोशिश करो कि भले आपने ये 3 दिन की रिट्रीट अटेंड की, लेकिन ऐसे सोचो कि मैं ये 10 रिट्रीट का कुछ नॉलेज लेके यहां से जाऊंगी, या 10 रिट्रीट के ट्रांसफॉर्मेशन लेके जाऊंगी। ये बड़ा गोल्स रखो, बड़े अचीवमेंट्स को हासिल करने के हौसला रखो, तो बहुत मजा आएगा आपको। भले छोटी छोटा भी कोई नुक्स मिले, छोटा छोटा भी कोई, आज आपको भी यहाँ आंसर मिला कि नहीं, इस 40 मिनट्स के टॉक में कुछ तो आंसर मिला कि नहीं आपको। तो ये सोचो, ये मेरे लिए बड़ी ओपनिंग हुई, बड़ा पोर्टल है मेरे लिए। भले वो सुई के धागे जितना रहेगा कोई भी एक चीज, लेकिन कभी कभी बड़ा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करता है लाइफ में। एंड डू दैट थिंग। मैं इतनी ट्रैवलिंग करता हूं, लेकिन हर बार ट्रैवलिंग में भी ना कुछ नया सीखता हूं। आप लोग यहाँ पे आए, कुछ लोग नजदीक से आए, कुछ लोग दूर से आए, मैं भी 11 घंटा ड्राइव करते हुए आया, गाड़ी लेके यहाँ पे आया। तो डेफिनेटली के हम लोग की जर्नी अलग अलग है, बट डजेंट मैटर, यू शुड एंजॉय योर ट्रैवलिंग, यू शुड एंजॉय योर जर्नी। कोई भी चीज को बोरिंग मत समझो कि यार बहुत बोरिंग है, वहां जाना, इस ऐसे जाना वैसे जाना, नहीं। ये ऐसा लिखा था आपके सोल प्लान में, तो उस सोल प्लान को यहां समझने की कोशिश करो। पहले से भगवान ने और आपने दोनों ने मिल बैठ के ये प्लान बनाया है, यहाँ पे ये प्लान समझने की कोशिश करो, और उस प्लान को जितना अच्छे से चलाओगे, लाइफ बहुत मजा आएगा आपको। सच्ची मैं कहता हूँ, यू विल रियली एंजॉय द लाइफ। मेरी लाइफ पूरी अनप्रेडिक्टेबल है, अनसर्टेन है, कोई मतलब समझ में नहीं आता है कौन से मोमेंट पे मुझे कहाँ जाना पड़ता है। कभी शिरडी जाना पड़ता है, कभी हिमालय, कभी अमेरिका जाना पड़ता है, सिंगापुर, मुझे कोई पता नहीं रहता है। बट रियली आई एम एंजॉयिंग द अनप्रेडिक्टेबल लाइफ, अनसर्टन लाइफ। मुझे लगता है मैं कितना प्लानिंग कर भी सकता हूँ, लेकिन क्यों ये इतनी अलग जगह पे सब सेट करना पड़ता है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स गैजेट्स लेके घूमने पड़ते हैं। बट इट्स फन अगेन, इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग इट। बोर नहीं होता है मुझे। नहीं तो लोग बोर होते हैं ना, अरे आपको तो अपने कपड़े की बैग लाने के लिए इतनी तकलीफ हुई। हम ऐसे 7 बैग लेके आए, बड़े बड़े, पूरी गाड़ी भर के हमने बैग लाए। इज राइट। तो आप सोचो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा है, हमने कितने पेन उठाए एक एक चीजों को लाने के लिए। इज राइट। तो प्लीज ऐसा मत समझो कि लाइफ को हम बहुत इजी कर सकते हैं। लाइफ को ना हम बहुत चैलेंजिंग कर सकते हैं, और जितना चैलेंज होगा ना लाइफ में, इतनी ही एक्सपीरियंसेस जबरदस्त होंगे। इज इट राइट। मैं पिछली बार यहाँ पे आया था तो मैं थार जीप लेके आया, जो मेरी ड्रीम कार थी। इसके पहले यहाँ पे आया था तो मैं सेलेरियो कार लेके आया था। तो मैं अपनी हर बार एक अलग अलग एक्सपीरियंस लेते हुए ट्रैवलिंग करता हूँ, एक अलग अलग जर्नी करता हूँ। तो मुझे ना कुछ वेरिएशंस मिलते हैं, विद्या, और जैसे कहते हैं ना इंद्रधनुष। तो ऑरा में भी आपका अलग अलग कलर होना जरूरी है, लेकिन उस कलरों के साथ स्टक मत हो जाना, स्टेगनेंट मत हो जाना। इज इट राइट। उस कलर्स को वेरिएशंस में आने दो, क्योंकि हर कलर, हर वेवलेंथ, हर फ्रीक्वेंसी कुछ तो आपको सिखाने आई है। तो आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा, कभी एंजाइटी नहीं होगी, कभी फियर नहीं, कभी एंगर नहीं, क्योंकि आप फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी में नहीं हो। समझ में कि नहीं। आपको कोई एक एलिमेंट डोमिनेट भी नहीं कर रहा है कि नहीं बस आपका फायर एलिमेंट से ही चल रहे हो, ऐसा नहीं है। आप कभी एयर से चलो, मेडिटेशन करो, कभी अर्थ एलिमेंट से चलो, फूड अच्छा अच्छा खाओ, वॉकिंग करो, जॉगिंग करो। इज इट राइट। कभी आपका वाटर एलिमेंट से चलो, इमोशनली फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। हर एलिमेंट्स के थ्रू अलग अलग तरीके से चलोगे ना, तो कहीं स्टक नहीं हो गया। इज राइट। सेम टाइप का फूड मत खाओ, सेम टाइप के कपड़े मत पहनो, सेम टाइप की लाइफ मत जियो। लाइफ शुड बी विथ वेरिएशन। हम जितने भी यहाँ पे है ना, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम है, ओनली बिकॉज आप कहीं स्टक हो गए हो, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं है आपको लाइफ में। आप मूव करना नहीं जानते। अगर आप मूव करना जानते ना, तो मुझे नहीं लगता लाइफ में आपको कभी प्रॉब्लम होगा। इज इट क्लियर। आई थिंक सो काफी चीजें आंसर्स मिल गई। हम शायद फिर पूरा टाइम यहाँ पे साथ में नहीं बैठेंगे, बिकॉज हमारी क्लासेस अलग होगी। लेकिन जितना भी यहाँ पे अभी आपने समझा है, प्लीज उसको अप्लाई कीजिए। हमारे शब्द की बहुत वैल्यू है। अगर ये टॉक वापस भी सुनना पड़े तो प्लीज सुनिएगा। मैं खुद अपने टॉक बार बार सुनता हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता होता है कि ऊपर वाला मुझसे कब क्या बुलवा रहा है।
और उसमें काफी मैसेजेस मेरे लिए अपने लिए होते हैं। तो जब मैं दूसरी तीसरी बार ये टॉक सुनता हूँ ना, तब मुझे लगता है ओ इसमें से ये मैसेज शायद भगवान ने मेरे लिए दिया और किसी के लिए नहीं दिया, देन आई फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन। इज इट राइट? तो प्लीज आप फॉलो कीजिए। काफी बार बच्चे भी बोलते हैं कि पापा मम्मी आप जो हमको सिखा रहे हो ना, अगर आपने खुद अप्लाई किया रहता ना आपकी लाइफ अच्छी होती। समझ में कि नहीं? हम तो बहुत कुछ सिखा देते बच्चों को, लेकिन उसमें से अगर 10% भी अप्लाई करते ना तो शायद हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती। हम लोगों को अप्लाई करने के लिए कह रहे हैं, हम अप्लाई कर नहीं रहे, बस इतना फर्क हमारी लाइफ में, और कुछ भी नहीं है। इज इट ओके? जितना दुख लिखा है उस दुख को एक्सेप्ट करो, उस दुख को सुख में बदलने की कोशिश मत करो, मैं तो कहता हूं। क्योंकि अगर उस दुख में उस पेन में कुछ लर्निंग है तो उसको अवॉइड मत करो। अगर उस रिलेशनशिप में बहुत कड़वाहट है तो उस कड़वाहट को टेस्ट करो कि भाई क्या सीख है इसके पीछे। अगर पैसा नहीं आ रहा है, क्राइसिस बहुत है, तो इसके पीछे क्या सारांश है, क्या लेसन मुझे सीखना है, ये है। अगर बॉडी में कुछ बीमारी है तो ये बीमारी मुझे क्या सिखाने आई है, ये कोशिश करो। सर्जन को जाके मत बोलो बस गांठ निकाल के तू फेंक दे, तो उससे कुछ सीखोगे नहीं आप। डोंट रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम। इज इट राइट? मैं लोगों को बोलता हूँ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश मत करो, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो। और इसलिए हमने ऑरा फोटोग्राफी में हमने इतना रिसर्च किया। अगर मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता तो मैं शायद बैक्टीरिया, वायरस, कैंसर को निकालने के लिए लोगों को गाइड करता। लेकिन मैं ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हूं, मैं कहता हूँ उसके साथ रहने की कोशिश करूं कि ये एंगर क्या सिखा रहा है, ये स्टोन क्या सिखा रहा है, ये रिलेशन के इश्यूज क्या सिखा रहे हैं, बस सीखने की इश्यू कोशिश करो। विच इज राइट? ऐसे कुछ निकालने के लिए फेंकने की कोशिश मत करो, उससे फिर आप कुछ सीखोगे नहीं। ठीक है कि नहीं? क्योंकि हर बार तो चीजें चेंज नहीं कर पाएंगे, राइट? अभी रिसेंटली मेरे भाई ने एक टेस्ला कार ली जो ऑटोमेटिक बैटरी कार है, और लेने के बाद उसको पता चला कि हर जगह पे खड़े रह के उसको चार्ज करनी पड़ती है। तो इतना इजी नहीं है कि आप कार निकाल के दूसरी कार तुरंत खरीद लो। नाउ टेक दैट एक्सपीरियंसेस। तो मैं लोगों को कहता हूं डिसीजन लेने के पहले 4 बार सोचो, 10 बार सोचो, डिसीजन लेने के बाद एक बार भी मत सोचो, अब उसको फॉलो करो। जो भी डिसीजन लेना है उसके पहले सोचो, एक बार हो गया तो फिर मत सोचो। और काफी चीजें हमारे डिसीजन से नहीं चलती है, सोल प्लान के हिसाब से चलती है, तो उसमें तो बिल्कुल ही दिमाग मत लगाओ। ये चीज तो विधि का विधान है, पहले से लिखा गया था, उसको सिर्फ होने दो और उसको समझने दो कि ये क्यों मेरे नसीब में ऐसे लिखा गया था। उसको कोई तोड़ फोड़ करने की कोशिश मत करो, आप टूट जाओगे, वो चीजें टूटेगी नहीं। इज इट राइट? आप कोई टेस्ला गाड़ी में पेट्रोल डालेगा तो गाड़ी चलेगी? उसको ऐसे लिखी गई थी ना, ऐसे डिजाइन की गई थी कि नहीं? इज इट राइट? तो मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि उस चीज को वैसा ही चलने दो जैसा चल रहा है। आप उसमें से क्या पॉजिटिव ले सकते हो वो देखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट ओके? नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजों को ना एकदम सहजता से स्वीकारो, तो आपको नहीं लगेगा ये करने से मेरा दुखी हुआ, ये करने से मुझे प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये करने से आपको कुछ सीख मिली। जो सक्सेसफुल होता है ना उसको तो सिर्फ कामयाबी का एक्सपीरियंस होता है, और जो अनसक्सेसफुल पर्सन होता है ना उसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। डिफरेंस समझ रहे? बहुत सारे एक्सपीरियंस, उसको ये समझ में है कि कहां कहां पे हम गलत हो सकते हैं और कहां कहां पे कितने पॉसिबिलिटीज है जहां से हम अपनी लाइफ को टॉर्चर करते हैं, राइट? तो जो जीतता है ना वो तो सिर्फ एक हवा में रहता है कि नहीं मैंने बहुत मेहनत किया, देखो आज इसलिए मुझे ट्रॉफी मिली, उतना ही एक्सपीरियंस है। लेकिन जो हारा ना वो बताएगा मैंने डाइट में गलती की, मैंने इतनी जॉगिंग नहीं की, मैंने इतनी मेहनत नहीं की, मैंने इतनी एक्सरसाइज नहीं की, मैंने फैट को डिसॉल्व नहीं किया, मैंने अपने एसिड को कंट्रोल नहीं किया, मैंने फूड को कंट्रोल नहीं किया, मैंने माइंड को बहुत नेगेटिव सोचा, मतलब कितनी चीजें उसके पास है जो आदमी हारा हुआ है। तो अगर आप लोग हारे हुए हैं ना यहाँ पे जिंदगी में, तो ये मत सोचना कि यू आर अनसक्सेसफुल पर्सन। आपके पास अनसक्सेसफुल का बहुत एक्सपीरियंसेस है। और कैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग कैंसर से पीड़ित है ना उस कैंसर के पेशेंट को जाके पूछो कि उसने कितने जगह पे जाके अलग अलग एक्सपीरियंसेस लिए, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी में। इज राइट? और जिसको कैंसर नहीं है उसके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, राइट?
तो जितना हारा हुआ इंसान रहता है ना, वो लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज उसके पास बहुत एक्सपीरियंसेस है। और जितने जीते हुए इंसान रहते हैं ना, वो सिर्फ प्रोफेशनली सक्सेसफुल रहते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता है। मैं सच्ची बताता हूं आपको। तो मैंने ज्यादा डॉक्टरों से नहीं सीखा, मैंने ज्यादा नर्स से सीखा, हॉस्पिटल की आया बाई मौसी होती है, वार्ड बॉय होता है ना, उनसे मैंने सीखा। क्योंकि वो लोग अनसक्सेसफुल लोग हैं, हमारे हॉस्पिटल के लोग, जो डॉक्टर नहीं बन पाए, जिनको डिग्री नहीं मिली, लेकिन इनको एक्सपीरियंस जबरदस्त है। इज राइट? आपके घर में भी जो काम वाली बाई काम करती है ना, आप देखना, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस उसको बहुत है, भले वो अनसक्सेसफुल है, उसने पैसे ज्यादा नहीं कमाए। इज इट राइट? मैंने शू पॉलिश का भी एग्जांपल दिया कि शू भले मैं कितनी भी वुडलैंड की पहनूं 4,000 की, लेकिन जो 10 रुपए का जो पॉलिश का नॉलेज है ना, वो बंदे ने मुझे दिया, जो मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन वो लेने को आना चाहिए, आपका ईगो डिसॉल्व होना चाहिए कि आप किससे भी सीखने को तैयार हो जाओ, तो लाइफ आपकी जबरदस्त रहेगी। और पूरे हम ये 3 दिन में अपने ईगो को डिसॉल्व करेंगे, ताकि हम किसी से भी सीखने के लिए तैयार हो जाए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए हम डॉक्टर उदेशा के लिए आए, बस उन्हीं को बोलना चाहिए या उन्हीं को क्लास लेना चाहिए, ऐसा ईगो नहीं होना चाहिए। यू शुड बी रेडी टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम एनीवन एट एनी टाइम। दैट्स द मेन थिंग, द बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी। ओके, थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया, एंड वी सी यू सून।